नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। दो तीन बातें मैं बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बेसिकली मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर के साथ साथ लॉ का टीचर भी हूँ। खुद मैं एक कॉम्पिटिटर रहा। आईएएस का जो लॉ का सिलेबस है और जो इंटरनेशनल अफेयर्स या जो करंट अफेयर्स रहते हैं उनको भी पढ़ाना हर एक टीचर की दायित्व बनता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बताए। मैं जब से ये लॉकडाउन लगा है, आपने लॉकडाउन से पहले ये चैनल तो जिस पर आप देख रहे हैं ये लगभग 12 साल 10 साल पुराना है, 12 साल पुराना। इससे पहले जब यूट्यूब नया नया शुरू हुआ था 2006-7 में, तब भी एक चैनल था, वो कांग्रेस सरकार ने उस समय बंद करवा दिया था उनके पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने की वजह से। लेकिन उस पर मैं एनालिसिस देता था। अभी लॉकडाउन के बाद मैं अपने स्टूडेंट से सीधा किस माध्यम से जुड़ूं, तो वो जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसके अलावा जो करंट अफेयर डेली का रहता है वो इस चैनल के माध्यम से मैं देता हूँ। इसलिए लोगों की ये जो शिकायतें हैं कि आप बहुत लंबा बनाते हैं, 15-20 मिनट का एक लेक्चर होता है। देखिए भाई, मैं एक बेसिकली क्लास लेने वाला व्यक्ति हूँ। जो 40 मिनट 50 मिनट में बोलना था वो मैं 20 मिनट में बोलने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ और इन डेप्थ स्टडी देने की कोशिश करता हूँ इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए, खासतौर से सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स के लिए और जुडिशल सर्विसेज के स्टूडेंट्स के लिए, या जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं, प्रमोशनल एग्ज़ाम देते हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए। तो हम बहुत शॉर्ट करते हैं तो भी वो 15-17 मिनट का बन ही जाता है। हाँ, मैं चूँकि एक प्रैक्टिशनर होने के नाते पूरा एक्सप्लेनेशन कोड को देना और कोड को पूरी बात बेसिक बताना, और एक टीचर होने के नाते भी स्टूडेंट्स को पूरी बेसिक बात बताना ताकि उनको आसानी से अंडरस्टूड हो जाए, ये अपना काम बनता है। इसलिए वो सभी लोग जिनको ये लगता है कि बहुत लंबा है, प्लीज़ इस तरह का आग्रह मत करिए कि इसको बहुत छोटा बनाइए, 5 मिनट 7 मिनट में। आप बढ़ा कर देख सकते हैं। और नहीं तो ये जो लाभान्वित होना चाहते हैं, जो भारत को समझना चाहते हैं, भारत की नीतियों को समझना चाहते हैं, भारत का इंटरनेशनल अफेयर्स विथ रिलेशन टू इंडिया जानना चाहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन जानना चाहते हैं, नेशनल रिलेशन जानना चाहते हैं, कभी कभी मैं पॉलिटिकली क्रिटिसाइज भी करता हूं, लेकिन ज़्यादातर वो करंट अफेयर्स देने की कोशिश करते हैं। लीगल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल करंट अफेयर्स, पार्लियामेंट्री करंट अफेयर्स और कोर्ट का सिस्टम। ये कोशिश मैं करता हूं कि इन बातों पर हम चर्चा करें जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स का मन, जो आईएएस बनने जा रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने जा रहा है, जो सेक्रेटरी बनेगा भविष्य में, उसको भारत समझ में आना चाहिए, इंटरनेशनल पॉलिसी समझ में आना चाहिए और बेसिकली वो अच्छा अंडरस्टूड हो, इसलिए अपन ये इस तरह का वो करते हैं। खैर, हम आ जाते हैं आज के विषय पर। बहुत सारी खबरें आई पीछे, मैंने एक न्यूज़ भी, एक एनालिसिस भी किया था जिसमें ये कहा था कि भारत विरोधी शक्तियां, जो भारत में अंदर काम करने वाली शक्तियां हैं, वो भारत को या मोदी सरकार को किस तरह से या केंद्र की सरकार को किस तरह से नॉन पॉपुलराइज करें, इसके लिए प्रयास करती रहती हैं। बात थी कि क्या भारत और पाकिस्तान को सीक्रेट बैठक करने जा रहे हैं, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रॉ और रॉ के साथ साथ आईएसआईएस, जो आईएसआई पाकिस्तान की है, वो आपस में कोई सीक्रेट बैठक करने जा रही हैं। तो मैंने कहा था कि इस तरह की बातें करके लोग भारत को गुमराह करते हैं, भारत के लोगों को गुमराह करते हैं, भारत में असंतोष पैदा करने की कोशिश करते हैं, सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। खासतौर से मैंने उस बात को कहा था, रॉ और आईएसआई की बैठकें, ये संभव नहीं है कि उनके बीच में बैठकें हों, और अगर होती भी होंगी तो उनसे आम जनता का कोई सरोकार नहीं होता। खैर, फॉरेन मिनिस्टर लेवल की बैठकें तो मैं मानता हूं कि हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। जयशंकर, यस जयशंकर और पाकिस्तान के काउंटर पार्ट यूएई में एक बैठक का आह्वान यूएई ने किया, यूएई ने कंफर्म भी किया। ऐसा भी कहा गया कि एस जयशंकर ने उसमें पार्टिसिपेट करने की सहमति दी और पार्टिसिपेट किया भी। खैर, क्या वार्ता हुई पता नहीं, लेकिन अभी तक उसको किस सार्वजनिक दोनों तरफ से नहीं किया गया, लेकिन दोनों के बीच में बैठक करके भारत और पाकिस्तान के बीच में सुलह करवाने की कोशिश की जा रही है। खासतौर से ये आग्रह है, एक मैं एनालिसिस आज पढ़ रहा था किसी की, तो ये आग्रह रशिया और यूएसए, रशिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके परामर्श से या ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे भारत के ऊपर, या भारत को सलाह दे रहे थे कि पाकिस्तान के साथ बैठकर द्विपक्षीय वार्ता करें और द्विपक्षीय वार्ता करके कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने की कोशिश करें पाकिस्तान के साथ।
मैं वो पूरी एनालिसिस के बारे में जब पढ़ रहा था तो एक बात मस्तिष्क में आई कि आखिर इनको क्या है, अमेरिका को क्या पड़ी है, ऑस्ट्रेलिया को क्या पड़ी है, या जापान को क्या पड़ी, या रशिया को क्या पड़ी। और ऑस्ट्रेलिया, वो रशिया और यूएस दोनों ही भारत पाकिस्तान वार्ता में इंटरेस्टेड हैं, जबकि दोनों के दोनों ही देशों से संबंध हैं, अच्छे या खराब। रशिया के बारे में मैंने पीछे कहा भी था कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान विजिट किया, उस पर पूरा विश्लेषण करने की कोशिश की थी, अफगानिस्तान विषय क्या है और अफगानिस्तान के मामले में रशिया का इंटरेस्ट क्या है और रशिया क्यों पाकिस्तान के साथ भी बैठना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान के साथ जब वो गए और ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान की 10 की 10 उंगलियां घी में हैं अफगानिस्तान से यूएस के जाने के बाद, या जा रहा है तो, इसलिए सबको अब अगर तालिबान को कंट्रोल करना है, तालिबान के साथ वार्ता करनी है, तो पाकिस्तान को साथ में लेना ही होगा। अफगानिस्तान चाइना के लिए, रशिया के लिए, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। खैर, अभी क्या इंटरेस्ट है ये बात समझ में आने लगी है। अभी इंटरेस्ट ये है कि चाइना पाकिस्तान को जिस स्तर पर मोदी सरकार ले गई है, या पाकिस्तान ने जो हरकतें हिंदुस्तान में की हैं, उन हरकतों की वजह से हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल दशा कर दी है, या इंटरनेशनली पाकिस्तान अब सर्वाइवल के लिए तड़प रहा है कि वो कैसे सर्वाइव करे। और सर्वाइव करने से मतलब ये है कि उसको एफएटीएफ ने कर्जा देना बंद कर दिया है, आईएमएफ ने भी मोदी सरकार के एक सकारात्मक पत्र के बाद कुछ कर्जा दिया है, और सऊदी अरबिया, मलेशिया और टर्की, जो उनके बड़े सहयोगी देश थे, उन सहयोगी देशों पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ। चाइना की दशा भी गलवान होने के बाद भारत की वजह से जो हुई और उनकी इकोनॉमी जिस तरह से डाउन हुई संसार में, उससे पता लगने लगा कि चाइना को भी भारत से बैकड्रॉप पर जाना पड़ा। खैर, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या इंटरेस्ट है? पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट ये है इन देशों का कि चाइना, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरह से गिरी तो पाकिस्तान के पास सर्वाइव करने के लिए कहीं न कहीं से धन की आवश्यकता है, और धन और बल से मतलब है हथियारों की आवश्यकता है। वो कौन पूर्ति करे? रशिया कर नहीं रहा है, अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिए हैं, यूरोपियन कंट्रीज ने हाथ पीछे खींच लिए, तो फिर पाकिस्तान अगर सर्वाइव करना चाहता है तो कहाँ जाए? इसके लिए पाकिस्तान ने चाइना चुना, और चाइना तो इस अवसर में ही है कि वो पाकिस्तान में किसी तरह से घुस जाए। इसीलिए उसने पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद आता है, शख्सगाम वैली आती है, उसको 5वां प्रोविंस बनाने की सलाह पाकिस्तान को दे डाली। हालांकि पाकिस्तान वो पूर्ण रूप से करने में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा है, चाहे वो तरीके लिबैक पाकिस्तान की तरफ से हो, चाहे वो तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हो। मैंने ये दोनों ही खबरें आपको ये दोनों ही एनालिसिस पूर्ण रूप से आपको बताने की कोशिश की थी। लेकिन ये जो चाइना है, चाइना की नज़र पूर्ण रूप से पाकिस्तान में है। पाकिस्तान तो अभी बहुत स्ट्रांग कंट्री नहीं है, लेकिन आप याद करो कि तुर्किस्तान, जो आज का शिनजियांग है पाकिस्तान, चाइना के कब्जे में, ये तुर्किस्तान या ईस्ट टर्की जिसको कहते हैं, जिसने पूरे विश्व में किसी समय हंगामा बचा कर रखा था, और ईस्ट टर्की और मंगोल दोनों मिलाकर भारत में जो नई पीढ़ी तैयार हुई थी उसको मुगल कहा करते थे। पूरा हड़प गया। उइगर मुसलमान जो बहुत खतरनाक माने जाते थे, उनको नस्तेनाबूद कर दिया चाइना ने, और अब विश्व इस चक्कर में लगा है किसी प्रकार से शिनजियांग या तुर्किस्तान आज़ाद हो जाए। हालांकि चंगुल से छूटता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही वो पूरा खा गया तिब्बत को, इनर मंगोलिया को, और बहुत सारे कंट्री पूरे के पूरे हड़प कर गया। अब नंबर पाकिस्तान का है, ये बात पूरे विश्व को दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार से उन्मादी बचा हुआ है, और पाकिस्तान के जैसे उइगर मुसलमानों को विश्व मुसलमान नहीं मानता या मुस्लिम जगत मुसलमान नहीं मानता, वैसी पाकिस्तान के मुसलमानों को भी विश्व हिंदी मानता है, मुसलमान नहीं मानता है। इसलिए अगर खाड़ी देशों का कुछ हित साध्यता है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के लिए कुछ हाँ ना कहा जा सकता है। अदरवाइज इस्लाम के नाम से तो एटलीस्ट वो पाकिस्तान को नहीं बचाने वाले। इवन पाकिस्तान स्वयं चाइना का साथ देता है हर जगह पर, उइगर मुसलमानों के खिलाफ चाइना का साथ देता है। इसलिए पाकिस्तान का साथ अगर कोई मुस्लिम कंट्री देगा तो ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान अगर चाइना हड़प कर ले जाए
यानी कि पाकिस्तान अगर चाइना का हिस्सा हो जाएगा और कर्जा इस प्रकार से बढ़ जाएगा, मिलिट्री अलायंसेस इस प्रकार से पाकिस्तान के साथ बढ़ जाएगी, और पाकिस्तान में अगर चाइना बैठ गया सपोज, यूएस की और रशिया की, खास तौर से यूएस, रशिया, ईरान, सबको इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से चाइना के पास जा रहा है और चाइना से मदद लेकर पाकिस्तान चला रहा है, उससे उम्मीद ये की जाती है कि अगले कुछ वर्षों में ही पाकिस्तान चाइना का हिस्सा हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान चाइना का हिस्सा हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफगानिस्तान कभी रशिया का हिस्सा हो गया था, लंबे समय तक अफगानिस्तान रशिया के पास रहा, मैं कहूं 1979 से लेकर और रशिया के टूटने तक एटलीस्ट, तो वो रहा ही। तो अगर चाइना वहां बैठ गया तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होने वाली? ईरान और इराक, अफगानिस्तान या पाकिस्तान के सराउंडिंग जो कंट्री बनते हैं, उसमें यूएसएसआर के जो पुराने हिस्से हैं वो बनते हैं, उसमें अफगानिस्तान है, उसमें हिंदुस्तान है, उसमें ईरान है, उसमें रशिया है। ये सारे कंट्री जो पाकिस्तान के चारों ओर बनते हैं, इन कंट्रियों को चीन से सीधा खतरा होने वाला है। चीन से भारत तो लड़ रहा है और भारत लड़ भी लेगा, क्योंकि चीन को भारत कई बार परास्त कर चुका है। 1962 की लड़ाई को अगर एक एक्सेप्शन रखें कि हमारे यहाँ एक मूर्ख प्रधानमंत्री भारत में बैठा हुआ था जिसने कभी चीन को सीरियसली नहीं लिया और हिंदी चीनी भाई भाई का फॉर्मूला लिए घूम रहे थे, वो नतीजा निकला कि 1962 में हमने वो एक मात खाई चाइना से। अदरवाइज उससे पहले भी तिब्बत और चीन की संयुक्त सेनाओं के साथ केवल जम्मू कश्मीर लड़ा था, केवल जम्मू कश्मीर का राजा, और जोरावर सिंह उनको धूल चटक कर आया था और मानसरोवर बॉर्डर तय किया गया था चुशूल की ट्रीटी में, आप याद करो। तब पूरा हिंदुस्तान लड़ा भी नहीं था। इसलिए चीन भारत के लिए बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा, हालांकि फिलहाल इशू है। क्योंकि हम आज़ादी के बाद हमने सबसे कमज़ोर भारत देखा। आज़ादी के बाद भारत के सियासतदानों ने वो पॉलिसी नहीं बनाई, भारत को उस दिशा में नहीं ले गए जिस दिशा में भारत को ले जाना था। वो ये कहें कि वाजपेयी सरकार बैठी तो पोखरण उन्होंने किया और इंटरनेशनल पॉलिसी उनकी स्ट्रांग हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तय किया, शुरू किया। फिर नरेंद्र मोदी सरकार बैठी तो नरेंद्र मोदी जी ने भी वही काम किए जो वाजपेयी अधूरे छोड़ गए थे। हालांकि 10 वर्ष उसके बीच में एक ऐसा पीरियड रहा जिस समय हम फिर से ड्रॉबैक पर आ गए थे। ऐसी सिचुएशन में चीन स्ट्रांग होता चला गया और भारत वो स्थिति नहीं पा पाया, तो वो तत्कालिक सिचुएशन थी। लेकिन आज भारत सक्षम हो चुका है और भारत विश्व के सामने खड़ा है, चाइना के सामने खड़ा है। इसलिए भारत से तो सीधा लड़ना, चाइना और भारत आपस में आमने सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर चाइना के पास चला गया, चाहे वो डायरेक्ट जाए, चाहे वो उपनिवेश के रूप में जाए, चाहे वो सूडो उपनिवेश के रूप में जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान में चाइना बैठ गया, जिस प्रकार से चाइना की गतिविधि चल रही है वैसे अगर और बढ़ गई, तो यूएस के हित जो वो अफगानिस्तान में देखता है, जो वो इराक में देखता है, जो वो ईरान में देखता है, वो उसको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है और उसकी ये जो हड़प नीति है उस पर बहुत बड़े प्रश्न खड़े होने। दूसरा, अफगानिस्तान में रशिया भी अपने आप को देखता है और उधर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये जो यूएसएसआर के हिस्से थे जो अब एसआईटी बन चुके हैं, उनमें भी रशिया अपना इंटरेस्ट देखता है। तो ऐसी सिचुएशन में भारत अगर इतना दबाता रहेगा और भारत के साथ संबंध अगर नॉर्मल ना हुए पाकिस्तान के किसी भी तरह से, तो भारत के दबाव में विश्व पाकिस्तान का साथ नहीं देगा और नतीजा निकलेगा कि पाकिस्तान में चीन बैठ जाएगा। इसलिए इन सभी कंट्रियों को इस बात की चिंता है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान पूर्ण रूप से चीन के खेमे में चला जाए और पाकिस्तान पर चीन का कभी कब्जा हो जाए और भविष्य के लिए एक नया विश्व समीकरण बने। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की चिंता विश्व को है इसलिए पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, नहीं, वो इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत है। किसी को भी मुस्लिम जगत की, पाकिस्तान के मुस्लिम जगत की किसी को चिंता नहीं है और ना ही मुस्लिम जगत को पाकिस्तान के मुस्लिम की चिंता है, क्योंकि वो बेसिकली हिंदू हैं और ये मानकर चलता है पूरा विश्व का मुसलमान जो ओरिजिनल कंट्रियों के हैं कि ना ही ये हिंदू बचे और ना ही मुसलमान बचे, ये बीच के हैं और ये अपने पितामहों के सगे नहीं हुए तो हमारे सगे कैसे हो सकते हैं। इसलिए इस समय की जो विश्व परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार पाकिस्तान में चाइना का प्रवेश रोका जाना चाहिए। भारत के लिए भी, भारत भी अगर पाकिस्तान को जिस प्रकार से दबा रहा है, पाकिस्तान या तो टूट जाए, अगर टूटा हुआ पाकिस्तान है तो लाभ सीधा चीन को जा रहा है और चीन पाकिस्तान के हिस्सों में घुस रहा है।
या फिर कोई ऐसी परिस्थिति बने कि पाकिस्तान टूटे भी और चीन उसमें घुसे भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान आखिरी सर्वाइवल के रूप में, आखिरी ब्रिथ के रूप में चीन से ही मदद ले रहा है, तो ये भारी समस्याएं हो सकती हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर पाकिस्तान में चीन बैठ गया तो फिर भारत में चार तरफ से, आज हम तीन तरफ से, दो तरफ से तो एटलीस्ट चीन से घिरे हुए हैं ही, क्योंकि तिब्बत बॉर्डर हमारे ईस्टर्न एरिया से लेकर और वेस्टर्न और नॉर्दर्न तक पूरा तिब्बत आता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान आता है। अगर वो पाकिस्तान उसके कब्जे में चला गया तो हिंदुस्तान पूरा का पूरा बाई कैप चाइना से चारों ओर से घिर जाएगा, समुद्र छोड़कर। इसलिए भारत को भी अब नए सिरे से यह विचार करना पड़ेगा कि उसके लिए प्रायोरिटी पाकिस्तान है या उसके लिए प्रायोरिटी चीन है, कि वो चीन को रोके या पाकिस्तान को रोके। इसलिए मुझे लगता है कि एस जयशंकर ने या भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ इनिशियल लेवल पर वार्ता करने का जो इनविटेशन यूएस और रशिया का स्वीकार किया होगा और यूएई में जो वार्ता करनी शुरू की होगी, वो मुझे लगता है कि बदली हुई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान को हम छूट दे रहे हैं या पाकिस्तान को कहीं हम वेव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को हम कहीं से भी कोई छूट नहीं दे रहे हैं। हाँ, हम सावधानी के साथ पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान का इससे ज़्यादा टूटना, पाकिस्तान का चीन के पक्ष में जाना या चीन का पाकिस्तान में घुसना, ये सब कुछ भारत के लिए, रशिया के लिए और अमेरिका के लिए, इराक के लिए, ईरान के लिए, सबके लिए गलत होने वाला है। इसलिए चीन को रोकने के उद्देश्य से मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कुछ ढील भारत सरकार दे सकती है और विश्व उसको ढील दे सकता है। ये इसलिए ये यूएई की वार्ता स्वीकार की भारत सरकार ने। थैंक यू वेरी मच।